हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारी सुपर क्विक रिवीजन सीरीज में। आई होप योर एग्जाम्स आर गोइंग वेल। और अब हम रिवाइज करने वाले हैं आरटीपीज एंड एमटीपीज फॉर द पेपर ऑफ सीए फाइनल ऑडिट, बोथ फॉर द न्यू एंड द ओल्ड कोर्स। वेरी क्विकली लेट मी टेल यू वन, ये सारे के सारे सुपर क्विक रिवीजन लेक्चर्स आर न्यूट्रल, एज इन इट इज नॉट मेंट फॉर ओनली स्टूडेंट्स हु हैव टेकन क्लासेस फ्रॉम अस, बट विल बी रेलेवेंट फॉर एवरी स्टूडेंट ऑफ सीए फाइनल न्यू एंड द ओल्ड कोर्स। सेकेंड, ऑलरेडी वी हैव शेयर्ड सो मच ऑफ रिवीजन वीडियोस। लेटेस्ट में हमने आपके साथ स्टैंडर्ड्स के पूरे 100% जो आपके कोर्स में स्टैंडर्ड है उनके रिवीजन वीडियो शेयर किए। वी शेयर्ड रिवीजन वीडियोस विद यू विद रिस्पेक्ट टू code of ethics. There have been earlier revision videos available on YouTube relating to company audit. So we thought कि एक question answer का revision हो जाए. Now question answer revision is something which is been as such, I think it's a latent need, because student really in a subject like audit wants कि यार क्या क्या क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने रिसेंट में एमटीपी आरटी में पूछे, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें ब्रश अप करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। Approximately 20 minutes is what we'll take to cover one of these particular papers, as in 20 minutes for November 2020 mock test paper, 20 minute each for previous 3 attempts RTP. Roughly 90 minutes में हम ये सब क्या करेंगे, we will try to kind of revise all these things। and आप क्या कर सकते हो, आप selectively आपको जो RTP MTP देखना है आप उसका वीडियो देख सकते हो, स्पीड बढ़ा के ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स में एक वीडियो कवर कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्या है, जो एम टी पी आर टी पी में क्वेश्चन आए, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की ज़्यादा होती है। हमने एफ आर में भी सिमिलर ऐसी एक्टिविटी करी थी, वी डिड दिस काइंड ऑफ अ रिविजन देयर एंड वी सॉ कि बहुत सारे क्वेश्चन एज सच एग्जाम में एम टी पी आर टी पी से डायरेक्ट या फिर फिगर्स चेंज करके उठ के आए हैं। दैट इज़ आई थिंक कि ऑडिट में भी ये पर्टिकुलरली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये वीडियो कौन देख सकता है, जिसने पहले आर टी पी एम टी पी की हो या नहीं की हो। जिसने किया वो क्यों देखेगा, क्विकली ब्रश अप करने के लिए, क्योंकि थ्योरी है, इसलिए हमेशा आपके मन में एक ये चीज़ रहती है कि यार मैंने एक क्वेश्चन कर तो लिया है, बट हो सकता है कि मैं एग्जाम में एग्जैक्टली बैंग ऑन वैसी चीज़ ना लिख पाऊँ। तो ये रिवीजन वीडियो में मैं आपको कवर क्या करूँगा, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है दोस्त, इसमें ये ऐसे लगता है, या ये क्लॉज लगता है, या ये सेक्शन लगता है, और इसके अंदर सपोज ये ऐसे लगता है, तो उसके ये पर्टिकुलरली 3 की एरियाज हैं या पैराग्राफ्स हैं जो आपको कवर करना है। इस तरह से हम क्विकली इनको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, ताकि एग्जाम में वो क्वेश्चन आया तो आपको एकदम क्लिक करे कि अच्छा ये स्टैंडर्ड और उसके ये कॉन्सेप्ट चाहिए, क्लॉज या ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल होगा, एग्जैक्टली आंसर में क्या लिखना होगा। दिस इज बेसिकली द वे वी विल काइंड ऑफ डिजाइन दिस। स्टूडेंट जिन्होंने नहीं किया आरटीपी एमटीपी पहले, उनके लिए डेफिनेटली रिकमेंडेड है कि आप क्विकली एक बार इन क्वेश्चंस प्लस उसमें क्या चीज़ अंदर आना चाहिए उससे आप सरसरी निगाह निकाल लीजिए। आइडियली आपको ये वीडियो कब करना चाहिए, यू कुड सी इट बेसिकली आफ्टर कमिंग फ्रॉम योर एसएफएम पेपर, और द आइडियल टाइम वुड बी कि आप इसको नेक्स्ट डे यानी एग्जाम से एक दिन पहले या फिर एग्जाम के दिन सुबह सुबह इसको कवर कर लें। आई वुड सजेस्ट ईदर ऑफ दीज टाइम्स व्हेन यू डू दिस, एक बार आपके क्वेश्चंस अच्छे से ब्रशअप हो जाएंगे। डू नॉट इवैल्यूएट योरसेल्फ कि यार ये वाला क्वेश्चन मुझसे तो अदरवाइज करता तो होता या नहीं होता, आप ठंडे दिमाग से बैठ के करते डेफिनेटली होता। इवैल्यूएट करने का भी ये समय नहीं है, ये समय सिर्फ अपने आप को तैयार करने का है और बेस्ट अपना परफॉर्मेंस देने का है। यू शुड डू नथिंग विच इज गोइंग टू, it's not the time where you will have to kind of assess in terms of how confident you are। तो ये वीडियो में सबसे पहले लेट अस कवर मॉक टेस्ट पेपर फॉर नवंबर 2020 एग्जाम, जिसको इंस्टीट्यूट ने अक्टूबर में कंडक्ट किया था, दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज अक्टूबर 2020। मैंने ये दोनों न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स के लिए लिखा है, क्योंकि दोनों के लिए सेम पेपर इंस्टीट्यूट ने दिया था, एक्सेप्ट एक क्वेश्चन है जहाँ पे डिफरेंस था। ओल्ड कोर्स में देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटिंग टू टेस्ट डेटा चेकिंग, एंड न्यू कोर्स में देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटिंग टू ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में कंट्रोल्स कैट्स कैसे लगाई जाती है। बाकी पूरा पेपर सेम था, इसलिए हम दोनों साथ में डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू में क्या करेंगे, तो आई जस्ट क्विकली टेल यू कि एमसीक्यू किसके बारे में था और इसमें क्या एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग विच वी टॉक अबाउट इज दिस पर्टिकुलर एमसीक्यू, जो किससे रिलेटेड है। तो दिस इज एक्चुअली रिलेटिंग टू टैक्स ऑडिट, और इसमें प्राइमरली आपको पूछा गया है कि भाई टैक्स ऑडिट की हमारी क्या लिमिट होगी। तो इफेक्टिवली क्वेश्चन एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी अंडर 44 ए बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 टैक्स ऑडिट का है, और ये इन्फॉर्मेशन दी है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, टर्नओवर में जो भी सेल्स रिटर्न हुई है इस साल में, जितनी सेल रिटर्न आई है आपकी, वो पूरी माइनस होगी, भले ही फिर वो पिछले साल की सेल का रिटर्न इस साल आया हो या इसी साल की सेल का रिटर्न इस साल आया हो, तो ये भी माइनस होगा और ये रिटर्न भी माइनस होगा। डिस्काउंट वही अलाउ होता है जो इनवॉइस में अलाउ किया जाता है, तो ये वाला डिस्काउंट जो सेल्स इनवॉइस में दिखाया गया है वो माइनस होगा। अलग से जो डिस्काउंट दिया गया है वो माइनस नहीं होगा, कमीशन माइनस नहीं होगी। तो इफेक्टिवली ये वैल्यू आ जाएगी 1.03 करोड़, जिसका मतलब 44 एबी की टैक्स ऑडिट की लिमिट में तो ये आ जाएगा। वो बात अलग है कि आप 2 करोड़ की प्रिजम्पटिव लिमिट लेना चाहते हो तो उसमें आप ऑडिट से बच सकते हो, बट दैट इज़ नॉट व्हाट द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई आपका अमाउंट क्या होगा, तो ये 1.03 आपका अमाउंट होगा, टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। इस तरह से अपन क्विकली रिवाइज करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन में बेसिकली इन्फॉर्मेशन दी है
और पीयर रिव्यू हो रहा है और बेसिकली पूछ रहे हैं कि पीयर रिव्यूअर की एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी होती है 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका, इन प्रैक्टिस होना चाहिए, और लेवल 1 एंटिटीज़ का 7 साल से कम एक्सपीरियंस रखा है उसके पास इन हिज प्रैक्टिस। तो आंसर इसका बी होगा। सर क्वेश्चन तो पढ़ो, क्या करना आपने को, वापस से पूरी थोड़ी ना सॉल्व करना है, समय बचाते हुए रेलेवेंट चीज़ें देखना है। ये पूरी कहानी एमसीक्यू में कई बार बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कहानियां दे देते हैं, इट इज़ समथिंग विच इज़ एक्चुअली नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ अ रिलेवेंस। इट्स लाइक मैं आपको एक बड़ी सी पूरी स्टोरी सुना दूं कि भैया एक गाना दिखा दिया मैंने म्यूट करके, ब्लैक एंड व्हाइट, हीरो हीरोइन पेड़ के आसपास घूम रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, 1 मिनट तक की क्लिप दिखाई और आखिरी में पूछा भैया कि पेड़ बताओ कौन सा था जिसके नीचे वो गोल गोल घूम रहे थे। तो भाई सीधी सी बात है कि मैं आपको रिवीजन में ये बताऊंगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसमें क्या आना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया क्या एग्जाम्पल दिया। इसके बाद में सीए पनज हैं और यहाँ पे पंकज हैं, ये पनज दे पंकज जो भी है, इनका लेटर हेड है जिनमें इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखा है। ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों डेजिग्नेशन साथ में यूज़ नहीं कर सकते। अगर ये सीन प्रैक्टिस है तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज़ करेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने आप को लिखना सही नहीं होगा। नेक्स्ट, कंपनीज एक्ट में इन्वेस्टिगेशन के लिए इंस्पेक्टर किसे अपॉइंट किया जा सकता है? एक इंडिविजुअल को अपॉइंट किया जा सकता है, फर्म को नहीं, राहुल को कर सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? हम सिर्फ किसे अपॉइंट कर पाएंगे? बेसिकली राहुल को। ध्यान रखना, ओल्ड कोर्स में हो सकता है ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हों, बट आप ये ध्यान रखना इंडिविजुअल को ही अपॉइंट किया जा सकता है इंस्पेक्टर कंपनीज एक्ट के इंस्पेक्शन के प्रोविजंस में। नेक्स्ट, हाँ, अगला क्वेश्चन बेसिकली एक गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड है और इसके स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की बात है। तो ऑडिटर को C&AG फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करता है कितने दिन में? 60 दिन में। तो कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, फर्स्ट ऑडिटर 60 डेज। सर बाकी सारे ऑप्शन तो पढ़ो, रिवीजन है भाई। रेगुलर एमटीपी जब हम सॉल्व करते हैं तो बकायदा शिद्दत से पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शंस देखते हैं, टिक करते हैं सही क्या है, दूसरे क्यों गलत है। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव मुद्दे की बात है। कूल। एएमसी फाइनेंस एक एनबीएफसी है जहां पे फ्रॉड हुआ था 107.8 लाख का। ध्यान रखना, एनबीएफसी में फ्रॉड रिपोर्टिंग आपको आरबीआई को करना पड़ती है, और अगर 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है तो फिर उस केस में आपको सेंट्रल मॉनिटरिंग सेल पे रिपोर्टिंग करना पड़ती है। तो सेंट्रल फ्रॉड मॉनिटरिंग सेल को आपको 3 हफ्ते में फ्रॉड रिपोर्टिंग करना पड़ेगी, बाकी सारे ऑप्शंस नहीं। ये वाला सही। लोडर, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। आ रहा है अब समझ में आपको? एक और चीज़ ध्यान रखना, लोडर बड़ा इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट एमसीक्यू में आई कैन टेल यू, अभी मैं एबीसी क्लासिफिकेशन शेयर करूंगा, बट आई एम हाईली expecting one MCQ which will be based on the limits which are there in loader as in listing obligation disclosure requirement, जो आपके ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियम है। तो उनमें जो अलग अलग जगह लिमिट्स दी हुई हैं उसके ऊपर बेस्ड एक MCQ बनता है। चलिए अगला देखें, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। ऑडिटर ने मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले लिया है और पूछ रहे हैं क्या कोई फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसकी। तो डेफिनेटली ऐसे 550 में हमें एडिशनल प्रोसीजर्स लगाना पड़ते हैं। तो नो तो नहीं होगा आंसर, येस वाला होगा। 2 हैं येस के। इसमें बोला है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई, असेस, रिस्पॉन्ड टू रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट arising from entities failure to account for related party relationship transaction and balances, and obtaining mere letter can be considered to be sufficient appropriate audit evidences। तो ये आपका सही जवाब है, क्योंकि हमें ये प्लस रिप्रेजेंटेशन दोनों लेना है। थर्ड में बोला गया है कि हमारी जिम्मेदारी फ्रॉड और एरर डिटेक्ट करने की, ऐसा नहीं है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी नहीं होती है, सिर्फ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म लगाना है। कूल। नेक्स्ट, अगला सवाल बेसिकली एक सीए अजय हैं जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है और पूना ब्रांच के लिए कोई ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट किया गया। उसको एक क्वेश्चनर भेजिए सुरेश को, और उसने मना कर दिया कि भैया ये स्कोप में नहीं है, आप नहीं मंगा सकते। तो गलत बोल रहा है। प्रिंसिपल ऑडिटर कैन सेंड अ क्वेश्चनर टू बी फिल्ड बाय द कॉम्पोनेंट ऑडिटर विच इज ऑल्सो नोन एज द अदर ऑडिटर अंडर एस 600 एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल टू फिल इट अप एंड गिव इट बैक टू हिम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अजय इज करेक्ट, 600 रेलिवेंट है और अजय इज करेक्ट इन आस्किंग इन्फॉर्मेशन थ्रू अ क्वेश्चन है। बिल्कुल सही है, आगे बढ़ लेते हैं। 610 इज रेलिवेंट, सुरेश इज करेक्ट इन डिनाइंग, ये तो गलती हो गया। रेलेवेंट है, सुरेश इज करेक्ट इन डिनाइंग, नहीं भाई। रेलेवेंट है, अजय शुड सीक मैनेजमेंट परमिशन, ये भी गलत है, तो आंसर यही होगा। नेक्स्ट, ऐसे 610 विच इज़ बेसिकली इंटरनल ऑडिट, जिसमें आप देख रहे हैं ऑफलेट इंस्टीट्यूट डायरेक्ट असिस्टेंस के सवाल ज़्यादा पूछता है, ये भी उसी से रिलेटेड है। तो इसमें पूछा है क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ेगी डायरेक्ट असिस्टेंस लेने के लिए? विवान शुड ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर फ्रॉम द मैनेजमेंट, हाँ। ही शुड ऑब्टेन रिटर्न अग्रीमेंट फ्रॉम गोरांक विच इज़ द इंटरनल ऑडिटर, बोथ ए एंड बी, हाँ खत्म, सिंपल। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो, एक लंबी चौड़ी स्टोरी, उसके ऊपर बेस्ड 5 सवाल, हर सवाल के मिलेंगे 2 मार्क, यानी कि एक पैराग्राफ के आधार पे दिए गए आंसर्स के मिलने वाले हैं आपको कुल मिलाकर 10 मार्क।
मिन्सन लिमिटेड जो भी है कंपनी का नाम, इसकी कई सारी आपको जानकारी दी गई है, कहानियाँ बहुत सारी है और इसमें एक एक करके इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है। ओके चलो, तो मैं क्विकली आपको पहले ब्रीफ कर देता हूँ इंटीग्रेटेड केस स्टडी विद माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। क्विकली आई जस्ट टेल यू, एक अनलिस्टेड कंपनी है जो कोई पर्टिकुलर बिजनेस में, और आप इनके पिछले 3 साल की इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। इनका टर्नओवर डिक्लाइन पर है, प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गए हैं। कंपनी कोई कंपटीशन फेस कर रही है, और इसी के साथ साथ कंपनी 75% मार्केट कोई उसका कॉम्पिटिटर ले चुका है। कोई नया प्लांट डायरेक्ट करने के लिए उसने बैंक से लोन लिया है जो 5 साल में रीपे करेगी। और मिसान ने चेक एंड चेक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिटर अपॉइंट किया है 5 साल के पीरियड के लिए। उन्होंने अपना ऑडिट फरवरी 2020 में शुरू करके मई में इस साल का कंप्लीट कर दिया है। ऑडिट टीम में एंगेजमेंट पार्टनर की कुछ फाइंडिंग्स हैं, जिसमें कि यह है कि हमारे अगेंस्ट में कोई केस फाइल हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% है, 70% ही वेरीफाई कर पाए हम कोविड के कारण इन्वेंट्री को, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हमें शो कॉज नोटिस मिला है, और 1 करोड़ के ऊपर का एक फ्रॉड हुआ है अलग अलग लोगों के द्वारा। ओके, तो एक फ्रॉड नहीं है, मल्टीपल फ्रॉड है, टोटल 1 करोड़ है। अब आपको सवालों के जवाब देना है। सबसे पहले ऐसे 570 के हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है, तो कौन सा प्रोसीजर है जो ऑडिटर को परफॉर्म नहीं करना है? ए, क्या उसे एनालिसिस और डिस्कस करना है मैनेजमेंट के साथ जो भी, तो ये क्या है बेसिकली क्वेश्चन में ऐसा है, स्थिति खराब है तो वो नया प्लांट और इक्विपमेंट लगा रहा है, कॉस्ट कटिंग करेगा जिससे इंप्रूव कर लेगा, ऐसा वो प्रूव कर रहा है। तो ये एनालिसिस जो इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू फैक्ट्री है इसका जो प्रोजेक्शंस बनाए वो डिस्कस करना होगा क्या? हाँ। इंक्वायर कंपनी लीगल काउंसिल अबाउट लीगल लिटिगेशन, कई बार लीगल लिटिगेशन भी आपकी गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर सकते हैं, उससे बात करना चाहिए क्या? हाँ। इवैल्यूएट मैनेजमेंट फ्यूचर प्लान एंड स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज शेयर ऑफ प्रोडक्ट, एनालिसिस एंड डिस्कस कंपनीज कैश फ्लो एंड प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स विद प्रोजेक्टेड अकाउंट्स। ये ज़रूरत नहीं है, पिछले साल और प्रोजेक्टेड सेम मैच नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि प्रीवियस ईयर्स आर नॉट इंडिकेटिव ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर। नेक्स्ट, 5% का प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाएं, और इसको प्रिसाइसली मेजर नहीं कर सकते। आपको बोला गया है कि सबसे ज़्यादा एस्टिमेशन अनसर्टनिटी एज पर ऐसे 540 किस में है, तो हमेशा ध्यान रखना 540 बताता है अनसर्टनिटी किस में ज़्यादा है, जिसमें से पेंडिंग लिटिगेशंस और क्लेम्स में कंपैरेटिवली अनसर्टनिटी ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू और इन कंपैरिजन टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जजमेंट अबाउट पेंडिंग लिटिगेशन इज समथिंग जिसमें हमारे लिए क्रिटिकली सबसे ज़्यादा रिस्क पर से होगा, तो 1 होगा इसका आंसर। देन अगला, कंपनी के नोट्स में उन्होंने बताया सूट फाइल जो हुआ है कंपनी के अगेंस्ट में उसके बारे में, और यूज़र का अटेंशन हमें उसके ऊपर ड्रॉ करना है बिकॉज ऑफ द अनसर्टनिटी इन्वॉल्व। तो हम क्या देंगे कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ देंगे जिसमें हम साफ साफ रेफर करेंगे उसको, और अगर हम सेटिस्फाइड है उनके अकाउंटिंग से तो हमें रिपोर्ट मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दिया गया है कि अकाउंटिंग से हम सेटिस्फाइड हैं तो रिपोर्ट मॉडिफाइड नहीं होगी, तो आपको यूज़ करना होगा एम्फेसिस ऑफ मैटर क्वालिफाइड, ये नहीं, एम्फेसिस ऑफ मैटर विथ रेफरेंस, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से शो कॉज नोटिस मिला है। ऐसे 250 ऑब्वियसली कहता है कि नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन हमें मिलते हैं तो हमें एडिशनल प्रोसीजर्स लगाना पड़ते हैं। आपको क्या प्रोसीजर नहीं लगाना है ये पूछा है। तो सबसे पहले, शुड यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एक्ट एंड द सर्कमस्टांस लीडिंग टू नॉन कंप्लायंस? यस। शुड यू डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट इफ इट डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देन लीगल एडवाइस टू बी ऑब्टेन्ड? यस। You should monitor legal requirement and compliance of code of conduct, ensuring operating procedure are designed to prevent नॉन कंप्लायंस। ये नहीं करना है, जब नॉन कंप्लायंस डिटेक्ट हो चुका है तो फिर ये नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हम शुरू में करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर एंटिटी का ऑडिट स्टार्ट करते हैं, तो नहीं क्या करना है, ये नहीं करना है। नेक्स्ट, हमने नई प्लांट एंड मशीन के लिए 25 लाख का लोन लिया था, और इन्होंने कहा है कि हमने क्या किया, जो मशीन के लिए लिया था उसकी जगह उसका एक अपग्रेडेड वर्जन आया तो हमने उसी पर्पज़ के लिए वो अपग्रेडेड वर्जन वाली मशीन खरीद ली है। तो क्या ये नॉन कंप्लायंस है? क्योंकि कारों में आपको रिपोर्ट करना पड़ता है वेदर टर्म लोन्स हैव बीन यूज्ड फॉर देयर इंटेंडेड पर्पज़। तो भैया आपने सेम कैटेगरी की बेहतर मशीन ली है तो ये नॉन कंप्लायंस नहीं है, सिर्फ एक डिस्क्लोजर आप दे दीजिए। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, कारों में रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको कि सही यूटिलाइज नहीं हुआ है, मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा टर्म्स चेंज कराओ, कारों में कहना पड़ेगा कि पर्पस के लिए अप्लाई हुआ है जिसमें सैंक्शन हुआ है, हाँ यही सही है, बस एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगी। चलिए, आई होप ये रेलेवेंट है, आपको समझ में भी आ रहा है हमारा डिस्कशन का मोड क्या है। क्विकली आई एम जस्ट टेकिंग द क्वेश्चन क्विकली, उसमें क्या पर्टिकुलर एस्पेक्ट पूछा था और उसका आंसर क्या है। नेक्स्ट, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में पापा लिमिटेड ने जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट किए, और ये जॉइंट ऑडिटर हैं बेसिकली दास, पास और तास, ये 3 जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंट किए गए। ये मैंने पहले से कुछ अंडरलाइन कर रखा है जस्ट टू सेव टाइम। पापा लिमिटेड की कोई दूसरी सब्सिडरी है जिसका नाम है बेबी लिमिटेड, और बेबी को एक्वायर करने में 2 करोड़ की गुडविल आई है।
माइनॉरिटी इंटरेस्ट 50 लाख का है, इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट 15 लाख के हुए, और अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ पॉलिसी के 30 लाख के एडजस्टमेंट है। काम इन लोगों ने बांट दिया है, जिसमें से पास को कुछ कैश चेक करना थी और उसके एरिया में फ्रॉड निकल आया। एसएलआर दास को चेक करना थी, जिसने ये 12 अलग अलग डेट पे एसएलआर चेक कराए। और जो तीसरा जॉइंट ऑडिटर है तास, उसने डिमांड टर्म लाइबिलिटी निकालनी थी जो टोटल 200 करोड़ आ रही थी, जिसके अंदर ये कुछ चीज़ें शामिल है। प्लस पापा के 12 डायरेक्टर हैं, जिसमें 3 महिलाएं हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, पर वो प्रमोटर भी है बैंक का, और टोटल 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो अगर लिस्टेड कंपनी होती है तो उस केस में प्रमोटर ग्रुप का अगर चेयरमैन है, फिर भले ही वो नॉन एग्जीक्यूटिव है, आपके आधे डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि 6 होना चाहिए थे, 5 ही है। दास की वाइफ ने, भाभी जी ने 100 शेयर लिए पापा के, 100 रुपये ईच फेस वैल्यू के, मार्केट वैल्यू 15 लाख है। कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख के अंदर अंदर की फेस वैल्यू के हैं, चलेंगे। अब आपको बोला है बताओ सही गलत क्या है। पहला, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कितने का है? तो देखो, गुडविल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट परमानेंट मानते हैं तो 2 और 50, और करंट में क्या आएगा? ये 15 और 30, तो 250 एंड 45 लैक्स, 250 और 45, ए आंसर। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंप्लायंस में रेगुलेशन 1717 है, बोर्ड के कॉम्पोजिशन में क्या सही है या गलत है? गलत है। क्यों? क्योंकि हमें हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चाहिए थे। तो नो सिनेरियो देयर शुड बी एटलीस्ट 1/3, यस एज दिस सिनेरियो देयर शुड बी एटलीस्ट हाफ, नो एज शेयर होल्डर हैज डिसाइडेड, ये तो नहीं है। सिनेरियो शुड बी एटलीस्ट 2/3, नहीं, आंसर इज बी। लिस्ट आउट ऑल द मंथ्स हुज डेट हैज बीन सिलेक्टेड इनअप्रोप्रिएटली। अब एसएलआर में एक बेसिक कंडीशन होती है कि आपको 12 ऑड डेट्स लेना है, एवरी मंथ 1 डेट यू शुड टेक, एंड यू शुड नॉट इंक्लूड एनी फ्राइडे। तो जहाँ जहाँ फ्राइडे दिया है वो सब गलत डेट है। फ्राइडे कहाँ पर है? 1, 2 और 3, बैंकिंग में अपन पढ़ते हैं। इनफैक्ट एसएलआर रिक्वायरमेंट में आपको 12 वॉट डेट्स पे एसएलआर चेक करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रैंडम बेसिस पे, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर निकालता है। इसमें फ्राइडे नहीं लेते, क्योंकि फ्राइडे रिपोर्टिंग डेट होता है जिसमें आरबीआई को रिपोर्ट जाती है, तो उसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करना होता है। बाकी सारे वीकडेज आपको दो बार कवर करना पड़ते हैं, इंक्लूडिंग द हॉलीडे एज इन संडे। तो अगर संडे लिया है तो ये भी ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्राइडे गलत है, तो जून, जुलाई और अक्टूबर, ये 3 महीने में आपने गलत काम किया है, जून, जुलाई, अक्टूबर। एसएलआर लेते समय डिमांड और टर्म लाइबिलिटी कितनी आएगी? तो देखो, आपकी 200 करोड़ थी, अब इसमें क्या शामिल करना है और नहीं। तो 200 करोड़ में अगर कोई मार्जिन हेल्ड फॉर फंडेड फैसिलिटीज़ होता है तो ये डिमांड टर्म लाइबिलिटी में नहीं आएगा। इप्टा का कोई बैलेंस होता है, देखो ये ब्रांच का बैलेंस है, ये आएगा। नॉस्ट्रोम मिरर अकाउंट बैलेंस है, ये भी शामिल होगा। और अगर कोई अनएडजस्टेड डिपॉजिट होते हैं तो ये नहीं आता है। तो 6 और 3 9 नहीं आएगा, तो इसका मतलब 200 माइनस 9 191 करोड़ नहीं आएगा। रीजनिंग वगैरह पे मैं नहीं जा रहा हूँ, वो अपन जब डिटेल में डिस्कस करते हैं तब देखते हैं। बट येस, अगर आप देखोगे तो बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं फंडिंग की, एसएलआर, सीआरआर, जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपको डिमांड टर्म लाइबिलिटीज़ कैलकुलेट करना पड़ती है। उन डिमांड टर्म लाइबिलिटीज़ के कैलकुलेशन में इट हैज़ बीन डिफाइंड बाय आरबीआई, क्या चीज़ें आती है क्या नहीं आती है। ये मैंने मेरा ड्रोन चार्ट निकाला, ड्रोन चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ दिया हुआ है क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूडेड होती हैं और क्या क्या इंक्लूड की जाती है। तो आप देखिए, कोई भी अगर आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है तो उसे इंक्लूड करना पड़ता है, लेकिन अगर आपकी किसी भी प्रकार के डिपॉजिट्स, पेंडिंग एडजस्टमेंट्स हैं, अनएडजस्टेड डिपॉजिट्स हैं, मार्जिन है, तो वो सब क्या होती हैं? एक्सक्लूड होती हैं। तो इसलिए 9 करोड़ एक्सक्लूड होगा। तो 191 इज गोइंग टू बी योर आंसर विद दिस। क्या सीए दास डिस्क्वालीफाइड होगा? नहीं, क्योंकि 1 लाख से कम की फेस वैल्यू के शेयर्स लिए उसने, तो डिस्क्वालीफाइड ये नहीं होगा। नॉट डिस्क्वालीफाइड 1 लाख फेस वैल्यू, ये वाला ठीक लग रहा है। चलिए, तो इसी के साथ हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और नाउ लेट अस कम टू क्विकली द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्टिव में मैं आपको बता दूंगा कि ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन एग्जैक्टली किस मैटर से रिलेटेड है और आपके आंसर में इसमें क्या चीज़ आना चाहिए। पहला, फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली टॉक्स अबाउट व्हाट, लेट्स सी। ऐसे 720 का क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि एनुअल रिपोर्ट में कोई अदर इन्फॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कनेक्टेड नहीं है, जो मिसस्टेटेड है, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? ओके, मिसस्टेटेड है, क्या करेगा ऑडिटर? 1, मैनेजमेंट को बोलेगा भाई करेक्ट कर दो, कर दे। अगर मैनेजमेंट करेक्ट तो देख लो करेक्ट हो गई या नहीं, नहीं करे तो उसका इम्पैक्ट ऑडिट पे समझ लीजिए। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये हमें ऑडिट से विड्रॉ कर लेना चाहिए क्योंकि मैनेजमेंट आफ्टर कम्युनिकेटिंग TCWG ऑल्सो इज नॉट करेक्टिंग इट, देन यू विल कंसिडर विड्रॉइंग इट। इसमें ये भी पूछा है कि ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद अगर ये पता पड़ता तो क्या फ़र्क पड़ता? हमारा आंसर होगा रिपोर्ट देने के बाद अगर पता पड़ेगा
देन इन दैट केस सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, बट देन इन दैट केस हमें रिपोर्ट विड्रॉ करने के लिए या चेंज कराने के लिए भी क्या करना होंगे, एडिशनल स्टेप्स लगाना होंगे। ये आपके आंसर में आएगा। चलिए अगला, ऑडिट टीम ने कुछ मैटर्स आइडेंटिफाई किए थे, बोर्ड मिनट चेक करने के लिए कहा पार्टनर ने, उसमें कुछ और मुद्दे सामने आए। पेरेंट कंपनी की कुछ लॉन्ग टर्म बोरोइंग है जिसमें कोई रीपेमेंट की टर्म्स डिफाइंड नहीं है। सॉरी, पेरेंट कंपनी से मैंने कोई लोन लिया है जिसका रीपेमेंट कब क्या करना है, ब्याज क्या है, कुछ डिफाइंड नहीं है। पहला, फ्री में मुझे पेरेंट कंपनी से कंप्यूटर मिल गए, 3.25 लाख रुपीज़ में पे कर रहा हूँ एक पार्टनरशिप फर्म को जो रिलेटेड पार्टी है, जबकि उसकी मार्केट प्राइस 3 लाख ही है, 0.25 ज़्यादा दे रहा हूँ। यानी ये सब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डिस्क्लोजर है। इसके अलावा कोई एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है 47 लाख का, लेकिन हमने जब इन्फॉर्मेशन मांगी तो सीएफओ ने मना कर दिया देने के लिए कि कॉन्फिडेंशियल है। अब आपको बोला गया है कि इसमें से जब आप टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कशन करोगे तो क्या मैटर्स रिपोर्ट करोगे। तो बेसिकली ऐसे 550 और ऐसे 230 का कॉम्बिनेशन है। बिना रेफरेंस दिए भी आप सिंपली ये लिख सकते हो कि रिलेटेड पार्टी के साथ अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उस ट्रांजैक्शन को चेक करें कि क्या वो ट्रांजैक्शन ट्रू एंड फेयर व्यू, एज इन क्या वो ट्रांजैक्शन में किसी प्रकार के कोई फ्रॉड्स तो इन्वॉल्व नहीं है। खासतौर पे अगर कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हुआ है जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, जैसे कि मार्केट प्राइस से कम पे ट्रांजैक्शन होना, फेवरेबल टर्म्स पे ट्रांजैक्शन किया जाना, ट्रांजैक्शन जिसकी टर्म्स डिफाइंड नहीं है जैसे कि इस केस में लोन के साथ हुआ है, या जहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, मैनेजमेंट जानकारी नहीं दे रहा है। ऐसे सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन जैसे 550 कहता है कि समथिंग विच वील हैव टू ब्रिंग आउट टू द नोटिस ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, तो वील हैव टू रिपोर्ट दीज मैटर्स टू टीसीडब्ल्यूजी। इफ वी गेट अ satisfactory response to it, then in that particular case, to that particular satisfactory response, we will have to do what? We will have to then accordingly see whether we need to report or not. Otherwise, we'll have to qualify the report. साथ ही साथ में कारों के अंतर्गत भी आपको रिपोर्ट करना पड़ता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। अगर आपको लगता है कि आर्म्स लेंथ प्राइस पे हुए हैं, नहीं हुए हैं, तो उसके ऊपर ट्रांजैक्शंस एज पर सेक्शन 188 एंड अदर प्रोविजंस आर देयर, तो आपको यहाँ पे कारों का भी रेफरेंस देना पड़ेगा। और कहीं आपको लग रहा है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं तो फिर आपको 143(12) के अंदर भी रिपोर्ट करना पड़ सकता है, जिसका रेफरेंस एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है। तो आंसर में आपको डेफिनेटली कारो रेफर करना चाहिए, 550 रेफर करना चाहिए। 230 इज नॉट रियली एसेंशियल टू बी रेफर्ड हियर। नेक्स्ट, इन्वेंट्री का वर्क इन प्रोग्रेस मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट से वैल्यू कराया है, तो क्या फैक्टर्स हैं। तो ऐसे 500 का रेफरेंस देना ध्यान रखना, क्योंकि ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, ऑडिटर एक्सपर्ट नहीं है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट जब भी यूज़ होता है, कोई भी एक्सपर्ट का वर्क यूज़ करते हैं, तो 3 चीज़ें बेसिकली हम असेस करते हैं, उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग द एक्सपर्टीज ऑफ हिज वर्क, एंड फाइनली इवैल्यूएटिंग हिज वर्क। वर्क इवैल्यूएट करने में हम चेक करते हैं बेसिकली उसका सोर्स डेटा, उसके अजम्पशंस, उसकी रीजनेबलनेस, और साथ ही साथ में जो कंक्लूजन्स उसने ड्रॉ किए हैं वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, उनकी रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, वो सारे पॉइंट्स आपको ऐसे 500 के लिखना पड़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 4.25 करोड़ का डेप्रिसिएशन है जो पीआरएल में चार्ज ऑफ किया गया है, जबकि उसको असेट्स की कॉस्ट में ऐड करना चाहिए था। कब? 2019 में। आप ऑडिटर हो 2020 के। ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि पिछले साल में गलती हुई है और आप करंट ईयर के ऑडिटर हो, ऐसे पर्टिकुलर केस में अब आपको देखना है कि आप प्रीवियस ईयर के ऑडिटर ने रिपोर्ट मॉडिफाई की थी। तो ये कहा गया है कि मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट थी लास्ट ईयर की। इसका मतलब ये ऐसे 710 का क्वेश्चन हो गया कंपेरेटिव का, ना कि 510 ओपनिंग बैलेंस। इसमें कन्फ्यूजन होता है, स्टूडेंट को ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। 710 कहता है कि प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट मॉडिफाइड थी, तो करंट ईयर में अगर उसका इंपैक्ट आ रहा है तो ऑडिटर करंट ईयर की रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देगा। और अगर मैनेजमेंट करंट ईयर की सब चीज़ों को सही कर दे, प्रॉपर डिस्क्लोजर्स के साथ, प्रायर पीरियड आइटम्स या जो भी जिस तरह से भी आपके ऊपर एएस या एंडेस क्या लगते हैं, तो उस केस में आपको रेफर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये सही नहीं हुआ है तो करंट ईयर के ऑडिटर को रिपोर्ट मॉडिफाई करना होगी विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर फिगर्स, क्योंकि लास्ट ईयर में अगर आपको कोई चीज़ कैपिटलाइज करनी थी और आपने खर्चा बुक किया है तो उसका इंपैक्ट करंट ईयर में भी आएगा, डिप्रिसिएशन गलत चार्ज। ओके, तो ऐसे 710 के थ्रू रेफरेंस देना, 510 ओपनिंग बैलेंस यूज नहीं करना। अगला क्वेश्चन, बेटा लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अल्फा। पीक्यूआर को अपॉइंट किया है पेरेंट का ऑडिटर और एमएनओ को अपॉइंट किया है बेटा का ऑडिटर। आपको बोला गया है कि पीक्यूआर और एमएनओ दोनों की आपस में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वापस से ऐसे 600 का क्वेश्चन है ये। यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑडिटर और अदर ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो प्रिंसिपल ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है 3 चीज़ें, उसको कम्युनिकेट करना है प्रिंसिपल ऑडिटर को अदर ऑडिटर के साथ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपेक्टेशंस के लिए क्वेश्चनर चाहे तो वो भरवा सकता है, और साथ ही साथ उसके एरिया से रिलेटेड कोई चीज़ मालूम पड़े तो उसको बताना है। सिमिलरली अदर ऑडिटर की जिम्मेदारी है, क्वेश्चनर मांगी है तो उसको भर के दे।
जब अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे, प्लस कोई भी इन्फॉर्मेशन पेरेंट के कम्युनिकेशन के लिए रेलिवेंट है तो वो उसे इन्फॉर्म करे। तो आपको इंश्योर करना है ये सब रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी 600 की फॉलो हुई है, बस इतना सा आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आया है जिसमें कहा गया है कि आप एक ऑडिटर ने कंपनी की और आपने इन्वेस्टमेंट चेक किए जो पिछले साल भी 11 लाख पे आ रहे थे, इस साल भी 11 लाख पे आ रहे हैं, जबकि जब बाद में पता किया तो मालूम पड़ा वो सिर्फ 45,000 के थे। क्या ऑडिटर को गिल्टी माना जाएगा? हाँ, ये कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन माना जाएगा और इसमें क्लॉज 2, 7 और 8 का रेफरेंस इंस्टीट्यूट देता है, ये रट लो। ऐसे 7 आना चाहिए क्योंकि ग्रॉस नेग्लिजेंस है, पर ये भी हो सकता है 2 हो क्योंकि चेक ही नहीं किया हो, ये भी हो सकता है चेक किया है पर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं लिए तो 8 हो सकता है। अब यहाँ पे ये नहीं मालूम कि ऑडिटर ने चेकिंग किया नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा है कि 11 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 2 साल से उतने भी आ रहा है और देखा तो मालूम पड़ा 45,000 ही है, ये नहीं बताया ऑडिटर ने चेक किया या नहीं किया। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ये लिखना है कि ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है फ्रॉड डिटेक्ट करना। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 2 साल से सेम वैल्यू पे आ रहा है जबकि एक्चुअल में उसकी वर्थ नहीं है, तो ऐसा देख के लगता है कि शायद ऑडिटर ने अपनी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज नहीं की थी, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं लिए थे, या शायद उसने इसे चेक ही नहीं किया। अकॉर्डिंगली वो 2 या 7 या 8 में क्लॉज 2 और 7 और 8, 2 auditor reports without examination of financial information, 7 gross negligence, so fails to exercise due diligence or is grossly negligent, and 8 expresses opinion without obtaining sufficient appropriate audit evidences. These are all clauses of part 1 to the second schedule to the CA Act 1949. तो ध्यान रखना है कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है, इसमें ऐसे का कोई रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, इसमें पूछा हुआ भी आखिरी में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के रेफरेंस में आंसर दीजिए। नेक्स्ट, PSU से रिलेटेड है। हमने कोई प्रोजेक्ट किया था और वो प्रोजेक्ट में देयर इज अ टाइम एंड कॉस्ट ओवररन, तो C&AG कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट करेगा तो क्या होएगा? बड़ी बार पूछा गया है ये कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट का क्वेश्चन, इसमें आपको सिर्फ इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वेश्चन ने क्या पूछा है, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट के बारे में जमाने भर की चीज़ें बता दो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ दोस्त, क्यों? एक चीज़ समझिए आप, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में क्या होता है, आप आंसर देखोगे ना तो सब वो लिखा हुआ है इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल क्या हुआ, और ऐसा पहले भी हो चुका है। तो PSU ऑडिट में, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट में क्या तरह की चीज़ें आती हैं, आपको याद होगा वो सारे पॉइंट्स होते थे कि हमारा बेसिकली कॉस्ट ओवररन, टाइम ओवररन तो नहीं है, प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैनेज है क्या, प्रोजेक्ट की फॉर्मुलेशन हमने प्रॉपर करी है, उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स हमने जो किए थे वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, प्रॉपर रिटर्न आ रहा है या नहीं, इस तरह की प्रोडक्शन की हमारी जो प्लानिंग थी, परचेजिंग जो हमारी थी, वो सारी तरह के पॉइंट्स वहाँ पे रिपोर्ट होते हैं। तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट के वो पॉइंट लिखना है, आप आंसर देखोगे तो आपको वही मिलेगा, कहीं वहाँ पे ये जो नया प्रोजेक्ट है इससे रिलेटेड कोई जानकारी वहाँ पे नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, GST ऑडिट कर रहे हैं अपन एक एंटिटी का, और उसमें कोई सेल हुई है $2 लाख की, एक्सपोर्ट हुआ है। अब ध्यान रखना जब भी एक्सपोर्ट होता है तो GST के अंतर्गत CBEC के नोटिफाइड रेट पर उसका वैल्यूएशन होता है GST पर्पस के लिए। हालांकि GST में एग्जाम्प्ट हो जाएगा, दैट्स अनदर मैटर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, बट रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो होगा वो नॉर्मली आपके जो जिस रेट में आपको करेंसी मिलती है यानी RBI का जो रेट है उसमें होगा। तो रेवेन्यू 68 से बुक होगा, जबकि CBSE का नोटिफाइड रेट है 65, तो आपकी जो सेल्स बुक्स में आएगी ना वो बेसिकली 6 लाख रुपए से बढ़ी हुई आएगी। तो जो आपका GSTR 9C या 9 भरेगा उसमें एक रिकन्सिलिएशन हमें देना पड़ेगा, और उस रिकन्सिलिएशन में हम क्या दे देंगे कि रेवेन्यू जो हमारा बुक्स में आ रहा है उसमें -6 लाख ऑन अकाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस। इसके बाद बोल रहे हैं कि बैंक से जब हमको पैसा मिला तो 70 रुपये मिल गए, तो ये 2 रुपये हमारा फॉरेन एक्सचेंज गेन आ रहा होगा, जो कि PRL में गेन बुक हो रहा होगा, लेकिन रेवेन्यू ऐसा चाहिए हमारा आ रहा है PRL में, बट GST में हम इसको टैक्स नहीं करेंगे, तो ये 2 लाख भी हमें रिकन्सिलिएशन में दिखाना पड़ेगा। आगे इसी के सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर 66 रुपीज़ से पैसा आपको मिलता तो फिर उस केस में हमें 66 यानी 4 रुपये से 8 लाख का लॉस बुक किया होता, तो हमारा रेवेन्यू कम आ रहा होता, तो GST का बढ़ा हुआ होता, तो उतना एड बैक करना पड़ेगा। रेवेन्यू एज इन इनकम है ना, ये रेवेन्यू में ऐड नहीं होगा, दिस विल गो टू अदर इनकम। चलिए, ध्रुव ने समय पे ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो क्या करेंगे, तो वापस से लिखा हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के रेफरेंस में आंसर देना है, यानी कोड ऑफ एथिक्स का है, समय पे नहीं दी तो इसे माना जाता है कि क्लॉज 7 पार्ट 1 शेड्यूल 2 ग्रॉस नेग्लिजेंस नॉट एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलिजेंस का क्वेश्चन है। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी कई बार पूछा गया है बैंक ऑडिट्स में, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड क्या कंट्रोल्स होते हैं, तो पूरी लिस्ट है उसकी कि हमें एप्लीकेशन चेक करना है, क्रेडिट वर्थिनेस के बेसिस पे अप्रूवल देना है, कंट्रोल होना चाहिए क्रेडिट कार्ड की हमारी फिजिकल स्टेशनरी के ऊपर, साथ जो आपके कार्ड्स हैं उसके ऊपर इनफैक्ट, देन आपको रेगुलर बेसिस पे स्टेटमेंट देना है, रीपेमेंट आना चाहिए, नहीं आया तो फॉलोअप करना है, उसकी रिकवरी करना है, क्लासीफाई NPA का भी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट, अमेजॉन ने ऑपरेशनल ऑडिटर कराया और उसकी रिकमेंडेशन मैनेजमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो हॉस्टाइल मैनेजमेंट का आप क्या करेंगे, अमेजॉन केस कर देगा, तुम पे ऐसी बात करोगे उस पर। तो एनीवेज,
हॉस्टाइल मैनेजमेंट का क्या करेंगे, तो पार्टिसिपेटिव अप्रोच यूज़ करेंगे, हम उनको इन्वॉल्व करेंगे, उनको अपने फ़ायदे समझाएंगे। होता है ना पार्टिसिपेटिव अप्रोच, आपकी की स्टडीज़ हैं कि भाई ऑडिटर अगर कंटैक्ट एरिया से मैनेजमेंट हॉस्टाइल है तो ऐसे केस में काम नहीं होगा। काम कब होगा, पार्टिसिपेटिव अप्रोच, हम उनको बताएं ये फ़ायदे, हम उनको इन्वॉल्व करें, कोई भी क्वालिफिकेशन देने से पहले रिपोर्ट में उनसे डिस्कस करें, उनके इनकॉर्पोरेट करें व्यू पॉइंट्स को और फिर बनाएं, तो ये पार्टिसिपेटिव अप्रोच से कॉपरेशन मिलेगा। चलो नेक्स्ट, चिंतामणि नाम से समझ में आ गया है क्या कि इन्होंने कुछ चिंता करी है क्या? नहीं, इन्होंने तो मजे किए हैं। कोई ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कोड ऑफ एथिक्स का, इंटरनेशनल टूर पर गए थे और उसमें टूर ऑपरेटर से 40,000 का फ़ायदा उठा लिया। इसमें ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट गलती ये कर देते हैं कि इसको डिफ़ॉल्ट गेट और एम्बेजल्स मनी में डाल देते हैं। ये वहाँ नहीं जाएगा क्योंकि ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं होगा, ये पर्सनल लेवल पे आपने पैसे कमाए, दैट इज़ वाई इसको आपको अदर मिसकंडक्ट में ले जाना पड़ेगा। ये कहाँ जाएगा, शेड्यूल 1 पार्ट 4 के क्लास 2 में, डिस्ट्रीब्यूट टू दी इंस्टीट्यूट वाले क्लास में। चलिए, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स यूज़ करने के लिए आपको जानकारी है तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में आप पढ़ते हो कैट्स कैसे लगाते हैं। पहले हम बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, क्राइटेरिया डिसाइड, तो इनफैक्ट सबसे पहले डेटा किस पे काम करना है वो डिसाइड करते हैं, सोर्स डेटा अवेलेबल करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सेट करते हैं, उसके बाद में डेटा की ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन करके उसकी रिलायबिलिटी चेक करते हैं, फिर हमारे जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर लगाते हैं, फिर जो रिजल्ट आते हैं उसको इवैल्यूएट करते हैं। ये कैट्स हो गया। ओल्ड कोर्स में यही सवाल पूछा गया था, टेस्ट डेटा कैसे लगाओगे, तो नॉर्मली टेस्ट डेटा पासवर्ड चेक या एक्सेस कंट्रोल के चेक के लिए लगता है। डमी एंट्रीज की जाती हैं, बेसिकली जो एंट्री मेन अकाउंट्स को अफेक्ट नहीं करती हैं, और हम चेक करते हैं कि जो प्रोसेसिंग हो रही है वो जो एक्चुअली होना चाहिए उससे मैच कर रही है, नहीं समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आई एम श्योर आई एम नॉट गिविंग यू द कंप्लीट आंसर, दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, आई एम जस्ट गिविंग यू कि अच्छा वो वाला पार्ट आएगा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है ऑडिट, फिर मैं ये डिस्कस करूंगा तो आपको ध्यान आएगा कि अच्छा इसमें वाले आंसर्स आना चाहिए। अगर मैं प्रैक्टिकली आपको इसको क्रॉस रेफर भी करूँ कि देखो ये अपने ड्रोन चार्ट में है, तो दैट इज़ ऑब्वियसली नॉट दी ऑब्जेक्टिव कि यहाँ जाके आपको ड्रोन चार्ट से पढ़ना है। ये सब आप पढ़ चुके हो, सिर्फ अपन क्लिक कर रहे हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन है तो उसमें ये वाला पोर्शन आंसर में आएगा। इनोसेंट इंश्योरेंस कंपनी है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या हुआ था कि अपन ने किसी कंपनी से इंश्योरेंस कराया, पॉलिसी ली, चेक दिया, सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन, पॉलिसी ली, अगले दिन लॉस हो गया, उसके अगले दिन समझो चेक बाउंस हो गया। अब मैंने बोला मैंने तो आज पॉलिसी ले ली थी, चेक सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन था, भले ही बाउंस हो गया है तो मेरा तो इंश्योरेंस हो गया था, तो मुझे क्लेम चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे भी दिया। क्या ये सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 64VB ऑफ द इनका इंश्योरेंस एक्ट साफ साफ क्या कहता है कि जब तक पेमेंट नहीं आएगा तब तक इंश्योरेंस इफेक्टिव नहीं होगा। अगर चेक से पेमेंट आया और वो रियलाइज नहीं हुआ तो माना जाएगा पेमेंट नहीं आया, इसलिए पॉलिसी इफेक्टिव नहीं है, हेंस इसमें कोई क्लेम नहीं बनेगा, कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। इंडेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल कर रही है। मजे की बात है, ओल्ड कोर्स में भी उन्होंने इंडेस के आधार पे ही क्वेश्चन पूछा है, कॉपी पेस्ट किया। उसमें बोला गया है गुड्स इन ट्रांजिट में रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स दोनों की इन्वेंट्री को कंबाइन करके दिखा दिया गया है, तो वो गलत है। गुड्स इन ट्रांजिट भी आपको अलग अलग दिखाना है, वर्क इन प्रोग्रेस सॉरी रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, सॉरी रॉ मटेरियल और लूज टूल है, तो जो भी है एग्रीगेट नहीं कर सकते, अलग अलग करना है अनलेस सेम मटेरियल। प्रोविजन फॉर बैड डेट प्रोविजन में नहीं दिखाते, ट्रेड रिसीवेबल से कम करके दिखाए जाते हैं। स्क्रैप सेल अगर होती है तो उसके दो ऑप्शन होते हैं, या तो अदर ऑपरेटिंग इनकम में दिखाओ अगर वो मैन्युफैक्चरिंग स्क्रैप है, या फिर आप उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम कर दो। इन एनी केस अदर इनकम में नहीं जाएगा क्योंकि साफ साफ दिया हुआ है इट इज़ इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चर। हाँ, न्यूज़पेपर वेस्ट न्यूज़पेपर वगैरह सेल किए होते तो फिर अदर इनकम में आ सकता था। नेक्स्ट, एक नेशनलाइज बैंक को एक एप्लीकेशन मिली है लोन के लिए, टर्म लोन के लिए, तो आपको इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किया है, आप क्या चेक करोगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार देखने में आया है। ध्यान रखना है क्वेश्चन बैंकिंग कंपनी का नहीं है, ये क्वेश्चन इन्वेस्टिगेशन चैप्टर का है, जिसके अंतर्गत कहा जाता है सबसे पहले आपको जो भी एप्लीकेशन आती है, तो अब इसमें पूछा गया है स्पेसिफिकली, ये समझ लो, इन्वेस्टिगेशन करना है कि लोन सैंक्शन करना है नहीं। आपको बोला है मेजर स्टेप्स आप क्या रखोगे वाइल वेरीफाइंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। अब आप इन्वेस्टिगेशन का ये वाला पॉइंट देखोगे ना, तो इसमें बहुत सारे मैटर्स होते हैं जो एज सच कवर किए जाते हैं, जिसमें रेशोज चेक किए जाते हैं, असेट्स और लाइबिलिटीज़ चेक की जाती हैं, प्लस सामने वाले बोरोवर की प्रोफाइल चेक की जाती है। क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली असेट्स और लाइबिलिटी बोला है, इसलिए आपको सिर्फ वही वाला एस्पेक्ट चेक करना है। ये देखो क्लास में बोलता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ बैंक प्रपोजिंग टू एडवांस लोन टू कंपनी, ये आंसर आएगा इसमें। तो इसमें इन्फॉर्मेशन लेना होती है, रेशियोज कैलकुलेट करना पड़ते हैं, और असेट और लाइबिलिटी में ये चेक करना पड़ता है। आपको अपने आंसर में सिर्फ ये वाला पोर्शन देना पड़ेगा और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डेफिनेटली आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, 15% डिविडेंड हम हर साल दे रहे हैं, और अभी परफॉर्मेंस थोड़ा ख़राब है तो इस साल थोड़ा कम है, पर हमें लग रहा है आगे अच्छा होगा। तो कंपनी डेप्रिसिएशन का सिर्फ 65% चार्ज करना चाह रही है और बोल रही है बचा हुआ 35% हम अलग से खाते में रख लेंगे, पीआरएल में नहीं डालेंगे और अगले साल चार्ज कर देंगे। ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। रेफरेंस में आप सेक्शन 123 दीजिएगा। क्यों? क्योंकि डिविडेंड में कहा गया है कि डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले पूरा डिप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी है डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस निकालते समय। पहला शेड्यूल 2 में यूजफुल लाइफ ऑफ असेट दी गई है, जिसके बेसिस पे डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। और इन दोनों के अलावा आपको रेफरेंस देना चाहिए इंडेस 16,
या AS10 जो बोलते हैं कि भैया असेट को अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर यूज़ किया है तो उसका जो भी यूज़फुल लाइफ का उसकी जो कॉस्ट है उसको उसकी यूज़फुल लाइफ में हमें रीजनेबली एक सिस्टमैटिक बेसिस पे अलोकेट करना होता है। तो आप ऐसा नहीं कि प्रॉफिट इस साल नहीं है अगले साल ज़्यादा है तो इस साल का डेप्री अगले साल लगा दें, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये आपके आंसर में रेफरेंस आएगा। चलिए, ये बड़ा ही कैलकुलेटिव तरह का क्वेश्चन है। ओके, इसमें क्या कहा गया है, ओवरऑल आपको क्वेश्चन में दो चीज़ें निकालनी है, रोम और ओवरऑल ऑडिट रिस्क। ये बोल रहे हैं 40% चांस है कि हमारे रेवेन्यू में चोरी होगी, लेकिन एंटिटी कहती है कि हमारा इंटरनल कंट्रोल 75% चांस पकड़ लेगा, यानी 10 में से 4 सेल में गड़बड़ हो ऐसी पॉसिबिलिटी है, इनहेरेंट रिस्क है ये। लेकिन हमारे कंट्रोल्स ऐसे हैं कि 4 में से 3 गलतियां पकड़ लेते हैं, यानी कि मेरा कंट्रोल रिस्क जो है वो 25% है। तो इसका मतलब 10% मेरा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। और ऑडिटर बोलता है कि 60% मेरा, ये बोल रहे हैं रिमेनिंग टाइम ऑडिट गिव्स हिम सेटिस्फैक्शन एक्सटेंट ऑफ 60%। ऑडिटर बोल रहा है 60% चांस है कि मैं एरर होगी तो डिटेक्ट कर लूँगा, फ्रॉड होगा तो डिटेक्ट कर लूँगा। तो इसका मतलब मेरा ऑडिट रिस्क कितना हो जाएगा, 40% of 10%. Audit risk is equal to nothing but risk of material misstatement into detection risk. What is detection risk? 40%, क्योंकि 60% कॉन्फिडेंस से सब सही होगा, तो इसका मतलब 4% मेरा ऑडिट रिस्क है। ओवरऑल ऑडिट रिस्क 4% और रोम 10%, ऐसा मैथमेटिकल क्वेश्चन है। एंड देन इसके बाद में पीयर रिव्यू, एबीसीएन कंपनी है जिसमें एक पीयर रिव्यू हुआ है, 3 साल पहले हुआ था, उसके बाद अभी 31 मई को इंटीमेशन आया है और कंप्लीट 29 सितंबर को। एक तो ये गलत है, 90 दिन में होना चाहिए। आगे उसने बोला सिस्टम प्रोसीजर्स डेफिशिएंट है, और उसने अपने ऑब्जर्वेशन ड्राफ्ट रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट सीधे बोर्ड यानी पीयर रिव्यू बोर्ड ऑफ आईसीआई को दे दी, ये गलत है। पीयर रिव्यू स्टेटमेंट में साफ कहा गया रिपोर्ट क्वालिफाइड होती है, तो पहले आपको रिपोर्ट किसको शेयर करना चाहिए, यू शुड फर्स्ट शेयर योर रिपोर्ट विद द peer practice unit, and then obtaining his explanation. If you are satisfied, then you can give a clean report, but if you are qualifying the report, then you first need to give it to the practice unit and then incorporate his observations accordingly, make your report and then submit it to the board, that also within 90 days of the date of intimation। तो यहाँ पे दो चीज़ें नहीं हुई हैं, एक तो 90 दिन वाला वो आंसर में इम्पैक्ट नहीं दिया गया, और दूसरा ये है कि आपको क्वालिफाइड रिपोर्ट के केस में पहले प्रैक्टिस यूनिट को देना चाहिए था। आई होप ये रिवीजन आपके लिए यूजफुल होगा, क्विकली आप लोग ब्रश अप कर पाओगे इस तरह से अपनी एमटीपी को। ये ओल्ड और न्यू कोर्स की नवंबर 2020 का एक ही मॉक टेस्ट पेपर था जो इंस्टीट्यूट ने लिया था, ये उसका एक क्विक रिवीजन हो जाता है। चलिए, थैंक यू।